नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है तो राजनीति भी तेज हो गई है। क्या मुद्दे हैं इन इलेक्शंस के, और इसके बाद क्योंकि 24 का इलेक्शन होना है तो एक सेमीफाइनल के तौर पर इन इलेक्शंस को देखा जा रहा है। आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर रामसागर सिंह जी जुड़े हैं, अनुमा आचार्य जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच हैं, और विपिन जी हमारे सहयोगी एमपी से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले डॉक्टर रामसागर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। 5 राज्यों में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है, लेकिन चेहरे के तौर पर अभी तक कोई नजर नहीं आया है कि राज्य में कौन कमान संभाल रहा है। चेहरे के तौर पर हमने अनेकों राज्यों में बिना चेहरा दिए ही चुनाव लड़ा है बीजेपी, और चेहरा जो रहता है वो कमल मेरा चेहरा होता है, और कमल के नाम पे जनता चुनती है और शासन करने का शासनादेश देती है। तो इसलिए ये नहीं देखें, क्योंकि पीछे भी इस तरह की बातें उठाई जाती थी जब हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे, जब हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, जब हम झारखंड में चुनाव लड़ रहे थे। तो इस तरह की बातें मैं जब डिबेट में बैठता था तो उर्मिलेश जी होते थे, एनके सिंह जी होते थे, बड़े पत्रकार होते थे, रामकृपाल सिंह होते थे, और ये सवाल उस समय भी हमसे किया जाता था, और मैं वही जवाब जो आज मैं दिया हूं, मैं उस समय भी वही जवाब देता था, और मेरे जवाब का जनता ने समर्थन कर करके उन सारे जगहों पे हमको सत्ता में आने का मौका दिया, सेवा का मौका। आप ही तो पूछते हैं ना विपक्ष से कि दूल्हा कौन है, तो आप राज्य इलेक्शन में जो राज्य के चुनाव होने वाले हैं उसमें दूल्हा कौन है बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। असल में मिश्रा साहब, ये तो हर एक दल का अपना अपना रणनीति बनाने का अधिकार होता है। हाँ। हमारी रणनीति लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, हमारी रणनीति विधानसभा में क्या होगा, किस राज्य में क्या होगा, ये हमारी पार्टी को अधिकार है, और हम उस अनुसार ही तय करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी रणनीति यहां पर बताएं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं एक आम नागरिक के अनुसार, और जो जनता है जो वोट करेगी वो भी जानना चाहती है कि हम किसके नाम पर वोट करेंगे, राज्य में कमान कौन संभालेगा। देखिए, हमारा जो राज्य में कमान संभालेगा वो कमल संभालेगा। अच्छा। और कमल के नाम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जो भी चुनाव अभी हो रहे हैं, सारे जगहों पे कमल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और कमल आगे रहेगा, और कमल को ही जनता चुनने का काम पीछे भी करती रही है, फिर इस चुनाव में करेगी और आगे भी करेगी। ठीक है, अनुमा जी आपके मुद्दे क्या हैं? डेट्स आ गई हैं और हम देख रहे हैं तमाम दल अपनी लिस्ट जो उम्मीदवार हैं उनकी जारी कर रही हैं। कांग्रेस का इंतजार है कि कांग्रेस कब आगे बढ़कर लिस्ट जारी करेगी, और उसका मुद्दा सबसे बड़ा इन चुनाव में क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा जनता है, जनता के सरोकार हैं। वो जनता जिसने 18 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन मध्य प्रदेश में देखा है, वो जनता जिसने छत्तीसगढ़ में कभी विकास ही नहीं देखा, वहां कभी कृषि आधारित विकास नहीं हुआ, और वो जनता जिसने राजस्थान में ओपीएस आने के बाद से कांग्रेस के उन चीजों को पहचाना कि जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो जो हमारी राज्यों की योजनाएं बाकी जगहों पर अच्छी तरह से सफल हुई हैं और जिनको हम प्रमाणित कर चुके हैं, उनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 50% घोटाले की सरकार को खदेड़ने के लिए जनता हमारे साथ आकर खड़ी हुई है। और मैं एक चीज देख रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम हमेशा जनता हमको जिताती है। मैं पहले भी यही कहता था, मैं अभी भी नहीं यही कहता था। तो मैं समझती हूँ हिमांशु जी, पीछे से नजारा बदल चुका है। उनकी बातें वही की वही हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ नया नहीं रहा देने को, हर समय वो कांग्रेस को कोसते रहते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी नया कुछ भी नहीं है। रटा रटाया कुछ बोलते हैं, लेकिन जनता का उससे कोई फायदा नहीं होता है। और जनता ने इस बार मन बना लिया है, कमलनाथ जी तय है, कांग्रेस की जय है। और मैं ये देख रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो हमारी मदद ही कर दी। उन्होंने कहा कमल के नाम पे बिल्कुल ठीक है, कमलनाथ जी ही आएंगे मध्य प्रदेश में, आपकी इच्छा पूरी हो तथास्तु। रामसागर जी जवाब दीजिए, कमल के निशान पर कि कमलनाथ जी के निशान पर?
जी मिश्रा जी, कांग्रेस का क्षय है, यही सब जगह तय है। कांग्रेस जो आगे भी जो लालू यादव के साथ भ्रष्टाचार शिरोमणि लालू के साथ जो मटन बनाने का कला सीखने के क्रम में जातिवादी राजनीति का जहर जो राहुल गांधी के दिमाग में बैठाया गया है, उस जहर को पूरी भारत देखेगी और उस जहर को काटने के लिए जनता सामने आएगी। भ्रष्टाचारियों को किनारा लगाने के लिए जनता सामने आएगी। जो गरीबों का शोषण किए हैं, भ्रष्टाचार से महल तैयार किए हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो भी भ्रष्टाचारी परिवार रामसागर साहब, विधानसभा इलेक्शन की बात हो रही है, विधानसभा इलेक्शन की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में सरकार आपके हाथ में थी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सरकार है तो हमने पक्का मकान लोगों को दिया है, घर में बिजली पहुंचाया है, हमने पीने लायक पानी पहुंचाया है, हमने गैस पहुंचाया है, हमने शौचालय पहुंचाया है, हमने किसानों अच्छा ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि विपिन जी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। विपिन जी देखिए, दावे वादे सब बहुत हो रहे हैं और अब तो इलेक्शंस की डेट भी आ गई है और मध्य प्रदेश की बात करूं तो 17 नवंबर को वहां पर इलेक्शन है। तो इस बार क्या हो रहा है ग्राउंड पर, आखिरकार तस्वीर क्या है, बताइए जरा विपिन जी। देखिए हिमांशु, मध्य प्रदेश में अभी की स्थिति में लगातार हम बहुत सारी चीजें बदली हुई देख रहे हैं। पहला यह है कि अब जो चौथी सूची आई है वो कहीं ना कहीं अब तक जो संकेत दे रही थी, शिवराज सिंह चौहान के जो लगातार बयान थे, जो भाषण थे, उनके बीच में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बात भी साफ हो चुकी है कि उनको टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा जो चौथी सूची में अगर बहुत बारीकी से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा 24 मंत्री हैं जिनको टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही सिंधिया समर्थकों का जब भी बात होती है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को, विधायकों को टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, इस बात को भी ये चौथी सूची ने साफ कर दिया है। इसमें 7 जो हैं वो सिंधिया समर्थक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। हालांकि 4 मंत्रियों के टिकट अभी होल्ड पर हैं जिनको डिक्लेयर होना बाकी है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी से विधायक हैं इंदौर 3 से, इसका डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ, ये टिकट होल्ड पर है। यानी अभी इस पर विचार किया जाएगा कि इस पे आकाश विजयवर्गीय, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर के क्रमांक 1 से और पहले ही दूसरी सूची में पार्टी बतौर उम्मीदवार उतार चुकी है मैदान में। तो ये अभी टिकटों का जो गणित है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तक जो इस सूची को मिला दिया जाए तो 136 कैंडिडेट उतार चुकी है मैदान में इस चौथी सूची के बाद। तो इनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे और इसके बाद अभी की स्थिति में बीजेपी के पास 127 विधायक हैं। 127 विधायकों में से अगर देखा जाए तो करीब 57 ये विधायक और 3 इससे पहले जीते हुए विधायकों को मिलाकर 60 जो हैं जिताऊ विधायक को मैदान में बीजेपी उतार चुकी है। अभी 67 सीटें और बाकी हैं जिन पर बीजेपी के विधायक जीते थे। हारी हुई सीटों की जो पहली सूची आई थी उनको मिलाकर देखा जाए तो अभी 24 सीटें ऐसी बची हुई हैं जिन पर हारी हुई सीटें, जिन पर बीजेपी को अब और मैदान में उतारना है। अब ये देखना होगा कि जो अब 5वीं सूची आएगी उनमें वो जो हारी हुई सीटों पर बीजेपी के किन कैंडिडेटों को उतारेगी। क्या यहाँ पर भी कुछ सांसदों को और मैदान में उतारा जाएगा, ये भी अभी सवाल है, क्योंकि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगातार चर्चाएं हैं कि उनको भी विधायकी के मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि जब जो संसदीय चुनाव में जब हुआ था 2019 में तब सिंधिया हार गए थे गुना की संसदीय सीट से। तो क्या इस बार बीजेपी जो बाकी बची हुई हारी सीटों में से उनको मैदान में उतारेगी या फिर कुछ और सांसदों को मौका देगी? क्योंकि इस बार का फॉर्मूला हारी हुई सीटों पर बीजेपी का केंद्रीय मंत्री और सांसदों वाला है, जो कि राजस्थान में भी इस बार पहली सूची में देखने को मिल रहा है। ये एक अहम सवाल है, देखना ही होगा अभी। रामसागर साहब देखिए, आपके पास आना चाहूंगा यही सवाल लेकर कि सांसदों को उतारना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को इलेक्शंस में उतारना पड़ रहा है इन राज्य के, और आप एक सांसद से उम्मीद कर रहे हैं कि वो विधायकी का इलेक्शन लड़े। ये किस तरह की व्यवस्था है भाई? हिमांशु मिश्रा जी, हमारे सांसद, हमारे मंत्री भी कार्यकर्ता भाव से जीते हैं और कार्यकर्ता भाव में ही रहते हैं।
वो न सांसद भाव में रहते हैं न मंत्री के भाव में रहते हैं, वो कार्यकर्ता भाव में रहते हैं। कार्यकर्ता को उतारा गया है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। जो भी सांसद होते हैं उनके क्षेत्र में ज्यादातर जगहों में तो 6 विधानसभा सीट होता है, कहीं 7 भी होता है, तो उनके क्षेत्र में ही वो आता है। तो जो सांसद का चुनाव जीत सकता है तो वो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं जीतेगा, क्यों नहीं जीत लड़ेगा? हार की बात नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब, जीत हार की बात नहीं है। यहाँ पर आप उनको, अब देखिए ना, नाखून काटने के लिए नलकटर का यूज करेंगे ना कि तलवार का यूज करेंगे? तो हिमांशु जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी, कहाँ किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और हमारी तो आपसे पूछ रहा हूँ अच्छे तरीके से जानती है कि कहाँ आप जिसको नेल कटर की बात कर रहे हैं और तलवार की बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए वही इंस्ट्रूमेंट वहां के लिए बेस्ट है और उसी से हम वहां ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी का मूड नहीं है, फिर भी उनको टिकट दे दिया गया है। उनके बयानों से हालिया जो सामने आए हैं उससे ये नजर आता है। हिमांशु जी, हमारी पार्टी में नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट होता है। इसलिए कोई अपना क्या सोचता है, क्या होता है, उसका कोई महत्व नहीं है। देश को देखना होता है, तब पार्टी को देखना होता है, लास्ट में सेल्फ होता है। अच्छा, ठीक है। अनुमा जी, जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी भी आज कर रहे थे, तो ये क्या एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी को मिल गया है क्या, जिनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में भी होगा? जातिगत जनगणना कांग्रेस ने 2011 में करवाई थी। ये सरकार उसके आंकड़े नहीं दिखा रही है। तो हमेशा से जातिगत जनगणना पे तो हमारा कोई नया थोड़ा ही नया मुद्दा है, तो हम 2011 में करवा चुके हैं। 3 साल तक आप ही की सरकार रही केंद्र में, क्यों नहीं जारी कर दिया फिर? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जातिगत जनगणना के पूरे आंकड़े असेमुलेट करके और इसको करते करते 1-2 साल लगते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल उठा के कर दिया। तो वो अभी ये सरकार कर सकती थी ना, 10 साल थे इनके पास। एक खास चीज आपको बताना चाहती हूँ, आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान इतने डरे हुए थे, हर सभा में जाके पूछ रहे थे मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उनको बुधनी से टिकट दिया। अरे विदिशा से देना था, मेरा शहर है, वहां पर उनको बढ़िया तरीके से टक्कर दी जाती और इस बार तबीयत हरी हो जाती। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी को देखिए, दिमनी नहीं गए इतने दिन से। मैं क्योंकि मुझे ग्वालियर का प्रभार है तो मैं जानती हूँ, बहुत दिनों तक वो दिमनी ही नहीं गए, जहां उनका वो विधानसभा क्षेत्र है। बस अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते रहे। दोनों भी नेता हैं भाई, उनके दोनों बच्चे। परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में ऐसा गजब का है। आप ही ने 2 नाम लिए कि आकाश विजयवर्गीय का नाम आपने ले डाला, कार्तिक चौहान को नहीं मिल रहा है शायद टिकट, तो वो हमको देखने में नहीं आया। लेकिन और कैलाश विजयवर्गीय तो वो तो कह रहे थे कि मैं जी हेलीकॉप्टर में जाता, 2-4 सभाएं करता, हाथ हिलाता, थोड़ा भाषण देता और चला आता। तो ऐसे लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस परिवारवाद पर बात करिए, अच्छा नहीं लगता है ना? गलत कह रहा हूं क्या अनुमा जी? क्यों भाई, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी का, अगर मुझे समय दे तो मैं 150 नाम गिनाऊं क्या? नहीं, नाम है, बिल्कुल बिल्कुल नाम है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आप एक दूसरे पर सिर्फ आक्षेप ही लगाते हैं। आप इस राजनीति से ऊपर उठ जाएं, ऐसा नजर नहीं आता है, तो इससे अलग बात करते हैं कि मुद्दे क्या रहने वाले। मुद्दा आपने कहा जनता रहेगी, लेकिन हम सब जानते हैं इलेक्शंस में जाते हैं तो कई मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों में क्या एक ओपीएस का मुद्दा, ये जातिगत जनगणना का मुद्दा अहम रहने वाला है? हिमांशु जी, सबसे पहला मुद्दा हमारा है जो महिलाओं को नारी सम्मान योजना में कांग्रेस 1500 रुपए इसलिए देगी कि अर्थव्यवस्था में डिमांड जनरेट हो, इसलिए नहीं देगी कि बोली लगा के जैसे शिवराज सिंह कर रहे थे। 1000 दे दूं, 1250 दे दूं, 1500 दे दूं, 1700 दे दूं, मैं 3000 दूंगा बहनों, ये बोली लगाना होता है। हम चाहते हैं, लेकिन अनुमा जी, आप ही लोग ये भी तो बात कहते हैं ना कि 3-3.5 लाख 4 लाख करोड़ का राज्य के ऊपर कर्ज है। अगर कर्ज है तो आप भी पैसे देंगे तो ये कर्ज और बढ़ेगा नहीं। हिमांशु जी, वही बता रही हूँ, जब कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ 1.5 साल में थी, अजीम प्रेम जी आ चुके थे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता
और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई थी। क्या होता है कि शिवराज सिंह जी वहां पे अलग अलग तरीके के कोई सम्मेलन कराते हैं, उसमें जो प्रवासी भारतीय आते हैं वो गुस्सा होके चले जाते हैं, जबकि कांग्रेस को प्रोसीजर्स आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल चुनावी कुकर मुत्ते की तरह घोषणाएं करी हैं, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड उनका किसी के बारे में भी नहीं, किसी योजना का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 22 हजार 25 हजार योजनाएं करके बैठे हैं 18 साल में, रिपोर्ट कार्ड किसी का नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह जी ने मिलकर 53,000 करोड़ की और घोषणाएं कर दी, शिलान्यास। अरे भाई, जो शिलान्यास पहले किए थे उनका क्या हुआ? और फिर कांग्रेस बात करती है हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा है, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 हाफ होगी, जो पहले भी हुआ था। आजकल लोग कितने परेशान हैं, कितना बिजली का बिल आ रहा है। 5 हॉर्स पावर तक किसान को बिजली मुफ्त दी जाएगी, पूरे दिन रात जो उनकी खेती के लिए बिजली दी जाएगी। बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में कांग्रेस बात करती है, जिससे लोगों को फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में राज्य की सरकारों को, एक सेकंड रामसागर जी आता हूं, रामसागर जी आता हूं आपके पास आता हूं, रामसागर जी आता हूं। फ्रीबीज को लेकर जो ये चुनावी घोषणाएं होती हैं, आपकी राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है कि आप लोग जो ये चुनाव में वादे कर देते हैं ना, वो कहां तक जायज है, और ये जो फ्रीबीज जो कि मुफ्त की रेवड़ी कहा जाता है, आखिरकार है क्या? तो हिमांशु जी, कांग्रेस ने सब तबकों की बात की है। कांग्रेस ने कभी भी फ्रीबीज पर विश्वास नहीं किया, और आपने देखा होगा हमेशा कांग्रेस सब्सिडी देती आई है। तो हम जो भी लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप ये बात समझिएगा जो मैं कह रही हूं कि कांग्रेस की ताकत लोगों से आती है, और जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो ताकत लोगों को वापस जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत कॉर्पोरेट के चंदे से आती है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, इनको ताकत आता है जातिवाद से, इनको ताकत आता है संप्रदायवाद से। देखिए, आप इतने सवाल एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगी। रामसागर साहब, आपके पास भी आऊंगा। कांग्रेस के जो ये भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दत्त शर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है, तू तड़ाक पे उतर है, मतलब ये साफ दिखाता है कि जिसकी भाषा भद्दी हो जाए, जिसका दिमाग असंतुलित हो जाए, वो लोग चुनाव हार रहे हैं, और ये जनता उन्हें बताने वाली है। इसमें कांग्रेस से ज्यादा जनता। अच्छा, ठीक है, विपिन जी बताएंगे। विपिन जी ग्राउंड जीरो पर है, हमारे सहयोगी हैं। विपिन जी बताएंगे कि किसके पक्ष में हवा चल रही है अभी तक। इलेक्शंस का आज उसकी डेट्स आ गई हैं, लेकिन अभी तक क्या माहौल है? विपिन जी देखिए, इलेक्शंस का ऐलान हो जाना और इलेक्शन में जीतना हारना, इसके बीच का जो समय होता है उसमें पता लगता है धीरे धीरे करके कि माहौल किसके लिए बन रहा है। तो अभी तक ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है, किसके लिए माहौल बन रहा है? बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में जब ये चुनाव की तारीख का जो ऐलान हुआ है, इससे पहले अगर बात करूं, कर्नाटक के जब नतीजे आए थे, उससे पहले तक ये लगता था कि कांग्रेस यहां पर खुद को काफी मजबूत देखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही नतीजा आए कर्नाटक के बाद, तब से बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई, और बीजेपी अपनी रणनीति पे काम कर रही है। और अभी भी हर एक जो पार्ट है, चाहे वो टिकट का डिक्लेरेशन हो, कैंडिडेट को उतारना हो, सांसदों की फौज हो, ये तमाम चीजें, ये हर एक रणनीति का हिस्सा है। और डेली की जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर सारे फैसले ऊपर से लिए जा रहे हैं। अब बात की जाए तो बीजेपी अभी कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि काफी हद तक मजबूत है। ग्राउंड पर भी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर देखा जाए तो लाडली जो बहना योजना है, 5 किस्तें अब तक महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी हैं। 1000 से शुरुआत हुई थी, 1250। जिन महिलाओं के खाते में किस्त पहुंची है, उनकी आबादी 1,25,00,000 है। एक बड़ी संख्या होती है। महिला वोटर्स के लिहाज से भी देखा जाए, मध्य प्रदेश में 5,61,00,000 वोटर हैं, जिनमें से आधे महिला वोटर्स हैं। और अगर इनका कैलकुलेशन भी देखा जाए तो जिन महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, जो राशि पहुंच रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि बार बार उस बात की ब्रांडिंग भी की जा रही है। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर की बात करना, दूसरा तमाम महिलाओं के खाते इस योजना से जोड़ना। अब कांग्रेस ये वादा करती है 1500 महीने का, 1500 रुपये महीना नारी सम्मान योजना के जरिए, 500 का गैस सिलेंडर, और जो 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 की हाफ।
200 और 100 वाला फॉर्मूला इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में लगाया था और ये फॉर्मूला बीजेपी ने भी किया था और इसके बाद इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक आधी आबादी जो महिला वोटर्स है उसको साधने के लिए जो ग्राउंड पर देखने के मिल रहा है उसका असर बीजेपी को लगता है कि काफी हद तक फायदा मिलेगा। और इस बात को मंच पर शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, अगर महिलाएं अगर उनके साथ दे दें तो सरकार तो मध्य प्रदेश में बन ही जाएगी। एक बड़ी संख्या यहाँ पर कवर की है इस योजना के जरिए। इसके अलावा युवा वोटर्स की बात की जाए तो 18 से 19 साल के युवा वोटर्स अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 22 लाख युवा वोटर्स जुड़े हैं। और इसी के बीच में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूटी देना या फिर कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप देना, इस योजना को जो शुरू किया है, तो ये भी फोकस है कि उन युवा वोटर्स को साधने की कोशिश है ताकि वो वोटर्स भी इनके पाले में जाए। तो ये तमाम जो योजनाएं शुरू की गई हैं कहीं ना कहीं उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने लगातार, मैं जो देख रहा हूं कि पिछले 3-4 महीने में जिस तरह से अपने आप को यहाँ पर आप किया है तो उसका भी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। 16.5 साल तक के लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह होंगे या नहीं होंगे। इस बात के भी कई मायने देखे जा रहे हैं। कमलनाथ का चेहरा होगा, कमलनाथ का डिक्लेरेशन खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मन से कह चुके हैं कि कमलनाथ ही अब आगे की कमान संभालेंगे अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ मैसेज जो है वो क्लियर है। जनता के बीच तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है। दोनों ही दलों ने जो, अब चूंकि कांग्रेस की सूची अब तक आई नहीं है, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस जिन कैंडिडेट को डिक्लेयर करेगी उसका कितना असर देखने को है। तभी कुछ पत्ते अगर कांग्रेस खोलेगी तब समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में अब जिताऊ कैंडिडेट, क्योंकि फॉर्मूला यही चल रहा है कि दोनों ही पार्टियां सर्वे को सर्वे सर्वा मान रही हैं और यही वजह है कि सर्वे के आधार पर जो टिकट हम देख रहे हैं दिए जा रहे हैं वो सर्वे का ही नतीजा है कि किसके टिकट कट रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अब जैसे ही कांग्रेस की जो सूची आएगी उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसको कैंडिडेट उतारा गया है। अब आगे का जो खेल होगा ना वो कैंडिडेट है उम्मीदवार वहां से भी शुरू होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारकर सबसे बड़ा एक दाव बीजेपी ने यहाँ खेला है, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बड़े चेहरों को उतारना। अब कांग्रेस क्या करती है, पहले हारी हुई सीटों पर अगर कैंडिडेट उतारेगी, हालांकि कांग्रेस में कमलनाथ इशारे में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जिनको टिकट मिलना था उनको पहले बता दिया गया है अनऑफिशियली, तो वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे 2018 के कांग्रेस के पक्ष में आए थे, तो कांग्रेस को लगता है कि 2018 में जब शिवराज सरकार या फिर बीजेपी की सरकार को पहले ही जनता यहां से हटा चुकी है, तो कांग्रेस को लगता है कि हम यहां पर मजबूत होंगे। और कांग्रेस यही दावा कर रही कि 150 सीटें यानी बहुमत से कहीं ज्यादा, 116 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 2018 के परिणाम में बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास, 114 सीटें थी। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय को मिलाकर ये सरकार बनी थी। लेकिन अब जो सरकार बननी है या बनेगी वो ग्राउंड पर जनता के बीच में जिस तरह की योजनाएं जो पहुंच रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही हैं, बिल्कुल उनका देखना होगा कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल। राम सागर जी, देखिए फ्रीबीज में बांटने में आप भी पीछे नहीं हैं। इस बात को यहाँ अगर मंच से मैं कह रहा हूँ तो शायद ये गलत बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन आता है तो वादे दावे किए जाते हैं, सब समझ में आता है। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आने वाली हैं इस बार? हिमांशु जी, हमारी सरकार बनने जा रही है। अभी जो विपिन जी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिया उससे भी आपको समझ में आ गया होगा, हनुमान जी को समझ में आ गया होगा कि वहां क्या होने जा रहा है। मैं जरा पीछे ले जाना चाहता हूं हनुमान जी को। जो जातिगत जनगणना की बात इन्होंने किया कि 11 में करवाया गया था, तो इनकी मनमोहन सरकार ने ही कही। 11 से 14 तक इनकी सरकार रही थी, 3 साल सरकार रही, और इनकी सरकार ने ही कहा कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए नहीं हम अगर कांग्रेस ने नहीं किया और ये तो फिर आप कर दीजिए। आप तो नॉर्मल जनगणना भी नहीं करवा पाए। 2021 में जनगणना होनी थी ना, गलत कह रहा हूं क्या बताइए? 2021 में जनगणना होनी थी ना इस देश के अंदर, कब होगी इसकी घोषणा तक नहीं हुई है, पता ही नहीं है लोगों को ये जनगणना होगी भी कि नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को राशन बांट दिया। साल में सब काम स्थगित हुआ था, क्या जान जोखिम में डाल करके जनगणना इलेक्शन नहीं हुए क्या?
इलेक्शन नहीं हुए क्या? नहीं, गलत बात नहीं राम सागर जी, क्या इस देश में इलेक्शन नहीं हुए कोविड काल में? क्या प्रधानमंत्री जी प्रचार करने के लिए कहीं नहीं गए? आपके बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए नहीं गए क्या? सारे काम हुए इस देश के अंदर, विदेशों में घूमना हो रहा है, लेकिन इस देश की जनगणना हो जाए इसको लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, और अब जातीय जनगणना को लेकर बातें हो रही हैं। उसकी तैयारी कर ली गई है, उसकी तैयारी कर ली गई है। जनगणना तो होना ही है, जनगणना कैसे नहीं होगी? और अभी अम्मा जी कह रही थी कि समय कम था हमको, तो अभी इनके साथ बिहार में जो सरकार ये चला रही है उसमें 15 अप्रैल को डिक्लेरेशन होता है जाति का गणना का, और 4 मई को ही इनकी सरकार कहती है कोर्ट में जाकर के मात्र 18-19 दिन में कि 80% गणना हमने 13 करोड़ लोगों का करवा लिया। नहीं तो देखिए चलिए ठीक है, ये किसी दिन इस पर एक अलग से बहस रखूंगा, नहीं किसी दिन अलग से चर्चा रखूंगा इस विषय पर, तब डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुमा जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। इस बार विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये तो साफ हो गया है कि 24 के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन क्या ये गठबंधन राज्य में भी काम करेगा? क्या एक दूसरे को सपोर्ट करेगा? एमपी में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है हम जो देख पा रहे हैं। तो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई विधानसभा चुनाव में होने जा रही है, या फिर एमपी की खास तौर पे बात करूं तो कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है? क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश में तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम बीजेपी है और कांग्रेस जीत रही है। एक खास बात आपको बता दूं, मुझे चूंकि ग्वालियर का प्रभार मिला है और मैं अभी 22 दिन के बाद आज लौटी हूं और फिर जा रही हूं वापस, तो मैं आपको बता दूं कि वहां चंबल के पानी की समस्या न केवल ग्वालियर में है, मुरैना में है, भिंड में है, और उसके अलावा एक सिंध जल परियोजना है जो हमने जिसका पैसा दिया था 39 करोड़, आज उसके लागत 3 गुना हो गई और कुछ नहीं हो पाया। तो मैं कुल मिला के क्या बताना चाहती हूँ, लोग परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, कोई रिपोर्ट इनकी आती नहीं, सारे काम। अनुमा जी, आपने बात घुमा दी। मैं पूछ रहा था कि एनडीए बनाम इंडिया होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में, या फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी? आपके एक सवाल का जवाब आपने खुद दिया था, जब हमने कहा ही है कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन है, तो उसी समय के लिए है। नहीं, लोग ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे क्या कि आप विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री उनको हटाने के लिए एकजुट हुए हैं और हम 24 में बात करेंगे? बड़ा बारीक सा अंतर है, फिर समझ लीजिएगा। जैसे कोई स्कूल में किसी क्लास में अगर 2 बच्चे हैं स्पर्धा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं कहते कि कांग्रेस बीजेपी मुक्त भारत, हम तो नहीं कहते, हम तो जानते हैं सब समावेशी है। तो हम प्रतिस्पर्धा की राजनीति करते हैं, राज्यों में चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2024 में हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और ये लोग जिस इमरजेंसी का रोना रोते हैं, एक दिन उस पर डिबेट करिएगा तो मैं बताऊंगी कि आज कैसे अघोषित जो इमरजेंसी है वो पूरे दरवाजे से सामने आ चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो 7 नवंबर से 3 दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे, और इस बीच में क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, तो देखेंगे किसकी सरकार कहां पर बनती है। और क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी उसके ठीक बाद होना है, तो ये जो इलेक्शन के नतीजे आएंगे ये बहुत कुछ तय करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है इन विधानसभा चुनाव में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।